नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मेहनत से पास होने वालों को राहत देने की तैयारी, सीएम धामी ने दिए निर्देश। वीवी पहुंची विजिलेंस की टीम, दरोगा भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले। चंपावत के एसडीएम सदर अनिल चन्याल लापता, तलाश में जुटी पुलिस की 3 टीमें। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शम्स के बयान पर बवाल, वैश्यवृत्ति का अड्डा बना पिरान कलियर इलाका। उत्तराखंड के डीएम का बयान आया सामने, बोले 2 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर बैंक गारंटी आवश्यक नहीं। पुलिस रैंकर्स भर्ती में मेहनत से पास होने वालों को सरकार राहत देगी। पुलिस मुख्यालय ने इस परीक्षा का नतीजा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था। तकनीकी रूप से इस परीक्षा का भी नतीजा घोषित हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परीक्षा की भी समीक्षा करने के निर्देश उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इसकी रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर के लिए फरवरी 2021 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने परीक्षा कराई थी। आयोग ने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था, लेकिन 5 उम्मीदवारों ने 4 सवालों के सही जवाब लिखने के बावजूद आयोग की ओर से गलत ठहराने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगा दी थी। सुनवाई खत्म होने के बाद बीती 11 जुलाई को हाईकोर्ट ने रैंकर्स परीक्षा से रोक हटा दी थी। इसके बाद आयोग इसका संशोधित परिणाम जारी नहीं कर पाया था। बीते सप्ताह सरकार ने 5 भर्तियां रद्द की थी, जिनमें रैंकर्स भर्ती भी शामिल थी। उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के परिणाम को लेकर पूरी जानकारी सरकार को उपलब्ध कराई। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिव कार्मिक शैलेश बगोली को इस परीक्षा पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर से मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से समीक्षा कर रिपोर्ट देने को कहा गया। रिपोर्ट के आधार पर रैंकर्स भर्ती का फैसला होगा। रैंकर्स भर्ती परीक्षा में करीब 10,500 पुलिसकर्मियों ने हिस्सा लिया था। परिणाम इसी साल मार्च में जारी हुए, जिसमें 1350 उम्मीदवारों ने हेड कांस्टेबल और 650 ने दरोगा के लिए मेरिट में जगह पाई थी। इस सभी की शारीरिक दक्षता परीक्षा अप्रैल 2021 में हुई थी। परीक्षा हेड कांस्टेबल के 394, दरोगा सिविल पुलिस के 61, पीएससी सब इंस्पेक्टर के 77, पीएससी हेड कांस्टेबल के 250 और सशस्त्र पुलिस बल में हेड कांस्टेबल के 215 पदों के लिए हुई थी। इनमें से हेड कांस्टेबल को पदोन्नति मिल चुकी है। वर्ष 2015 में विश्वविद्यालय की टेस्ट एंड सिलेक्शन कमेटी की ओर से पुलिस विभाग ने 356 दरोगाओं की सीधी भर्ती की जांच विजिलेंस से करा रही है। सोमवार को एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा के नेतृत्व में टीम ने विश्वविद्यालय पहुंचकर इस भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले। इस मामले में विश्वविद्यालय के अधिकारी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसटीएफ को आयोग की अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी धांधली मिली है। इसमें वर्ष 2015 में पंतनगर वीवी के टेक्सटाइल एंड सिलेक्शन कमेटी की ओर से पुलिस विभाग में 356 दरोगाओं की सीधी भर्ती भी शामिल है। इस भर्ती में ओमार शीट में गड़बड़ी के माध्यम से धांधली की गई थी। मामले में शासन की ओर से विजिलेंस की बीती 8 सितंबर को जांच सौंपी गई थी। इसके बाद सोमवार की शाम 3:30 बजे एसपी विजिलेंस प्रहलाद मीणा के नेतृत्व में पंतनगर विश्वविद्यालय पहुंची। करीब 8 सदस्यीय टीम ने कुलपति से मुलाकात की। कुलपति से मुलाकात के बाद टीम ने लेबन स्क्वायर स्थित भर्ती सेल एंड सिलेक्शन कमेटी सेल में इस भर्ती से जुड़े दस्तावेज खंगाले। इस दौरान टीम ने 6 घंटे तक भर्ती से जुड़ी फाइलों व पत्रावलियों का निरीक्षण किया। मामले में जानकारी के लिए भर्ती सेल से जुड़े कई अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की गई, परंतु किसी ने मोबाइल फोन रिसीव नहीं किया। वहीं कुलपति डॉक्टर एमएन चौहान ने विजिलेंस की जांच में पूरा सहयोग करने की बात कही है। उत्तराखंड में चंपावत सदर के एसडीएम अनिल चन्याल तरीके से गायब हो गए। आवास और मौजूद के कारण प्रशासन की ओर से सोमवार शाम कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज करा दी गई। पुलिस और प्रशासन की 3 टीमें उनकी खोजबीन में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि एसडीएम ने 15 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन किया, लेकिन उनका अवकाश मंजूर नहीं हुआ था। उनके दफ्तर में एक पर्ची मिली है जिस
पर है कि मेरा सरकारी फोन जमा कर दें। पिथौरागढ़ जिले के गड़ाई गंगोली के भिगड़ी गांव के मूल निवासी अनिल चनियाल यहां अकेले रहते हैं। उनका परिवार हल्द्वानी में रहता है। चनियाल सोमवार सुबह अपने कार्यालय नहीं पहुंचे। आवास में भी ताला लटका मिला। निजी और सरकारी कार भी अस्पताल परिसर में पार्क में है। एसडीएम को कलेक्ट्रेट में स्वच्छता से संबंधित रिपोर्ट देनी थी। रिपोर्ट न मिलने के बाद डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने जानकारी ली तो एसडीएम के निजी और सरकारी दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले। एसडीएम कार्यालय और उसी परिसर में स्थित तहसील कार्यालय के कर्मियों को बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एडीएम हेमंत कुमार वर्मा ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर पूरी जानकारी ली, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम कार्यालय में तैनात पीआरडी जवान रमेश कुमार ने कोतवाली में गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। एसडीएम चनियाल 10 सितंबर को पंत जयंती के कार्यक्रम में मौजूद थे, लेकिन उसी दिन दोपहर बाद से उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 10 सितंबर को महीने का दूसरा शनिवार और रविवार अवकाश होने से कार्यालय भी बंद थे। इसीलिए अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो सका कि वह यहां से कब और कहां गए। चनियाल चंपावत में सितंबर 2021 से तैनात हैं। 5 साल पहले भी वह टक्कनपुर और पार्टी में इसी पद पर रह चुके हैं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स ने कहा कि पिरान कलियर क्षेत्र देह व्यापार, ड्रग्स और मानव तस्करी का अड्डा बना हुआ है। सरकार और पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला है। एक अभियान के तहत मामले में कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि पिरान कलियार जायरीनों का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। बाबा के पास से लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए जाते हैं। हमने यहाँ करिश्मे होते देखे हैं। बिना औलाद वालों को औलाद मिली है, लेकिन अब ये ड्रग्स व मानव तस्करी का अड्डा बन गया है जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। नस्लें खराब हो रही हैं, बच्चियों की किडनी बेची जा रही है। गलत लोग इसे आश्रय स्थल समझ रहे हैं। देवभूमि में गलत लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। मेरे पास बहुत लोगों की शिकायतें आई हैं कि पिरान कलियर क्षेत्र में स्थित होटल आदि में अनैतिक कार्य हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में देह व्यापार, ड्रग्स और मानव तस्करी का अड्डा बन गया है। मैंने इसी का विरोध करते हुए व्यवस्था सुधारने की बात कही है। विपक्षी पार्टी के लोग बिना वजह मेरे बयान को लेकर राजनीति कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को इस तरह का गलत बयान नहीं देना चाहिए था। पिरान कलियर में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है। वो साबित करें कि कलियर में इस तरह का अड्डा कहाँ है। उन्हें अपने बयान को वापस लेते हुए माफी मांगनी चाहिए। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शदाब शम्स का पिरान कलियर के बारे में दिए बयान का चौतरफा विरोध हो रहा है। पिरान कलियर के विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि इस तरह के बेतुके और निंदनीय बयान से पिरान कलियर में आस्था रखने वालों को चोट पहुंची है। डीएम युगल किशोर पंत ने कहा कि जिले में कृषि अवसंरचना निधि में 91 करोड़ धनराशि की व्यवस्था की गई है। ऐसे में बजट की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2 करोड़ की लागत तक के प्रोजेक्ट के लिए बैंक गारंटी की जरूरत नहीं है। वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जिला स्तरीय कृषि अवसंरचना निधि की 1 दिवसीय कार्यशाला में प्रगतिशील किसानों, सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों, बैंकर्स के साथ ही अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। डीएम ने सहकारिता विभाग की शून्य प्रगति पर नाराजगी जाहिर करते हुए लक्ष्य के सापेक्ष कार्य शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए। कृषि, मत्स्य, दुग्ध, पशुपालन विभाग के अधिकारियों को योजना का लाभ इच्छुक व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। डीएम ने योजना तंत्र ऋण आवेदन पत्र रिजेक्ट करने वाले ब्रांच मैनेजरों को पूर्ण अभिलेखों सहित सीडीओ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कृषि अधिकारी ए.के. वर्मा ने निधि के अंतर्गत आने वाली पात्र की जानकारी दी। कार्यशाला में सीडीओ विशाल मिश्रा, ओसी कलेक्ट्रेट अनामिका, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, सहायक निदेशक मत्स्य संजय कुमार छिमवाल, मुख्य उद्यान अधिकारी भावना जोशी, एलडीएम एमएस जंगपाल, किसान लेखराज सिंह, ठाकुर जगदीश सिंह, गुरमुख सिंह, मुख्तियार सिंह, अरविंद सिंह, मयंक तिवारी, रविंदर सिंह, शकील अहमद, मनोज कुमार, परमजीत कौर आदि मौजूद थे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बोल धरती जयकारा, गगन है सारा गूंजा रे। जग में लहराया न्यारा ध्वज है हमारा ऊंचा रे।
हम वो योद्धा वो निडर, हम जो भी दिशा में जाए, सारे पथ चरण छुए और पर्वत शीस नवाए। रास्ते से हट जाए नदियां हो के हवाए। हम है जियाले जीतने को, हम रण में उतरते हैं। हम सूरज है अंत, हम ही रातों का करते हैं। जो रक्त है तन में बहता, वो हमसे है ये कहता। सम्मान के बदले जान भी दे तो नहीं है घाटा रे। युग युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। बोल उठा ये जग सारा जय, और युग की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जाखन देवी से अल्मोड़ा, जागेश्वर आदि जगहों पर जाने वाला मार्ग बदहाल हो चुका है। पिछले 5 महीनों से राहगीर गड्ढों भरी सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। जल संस्थान ने इसके निर्माण के लिए 3 लाख रुपए की धनराशि लोनिवी को जारी भी कर दी है, लेकिन बारिश की वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने लोनिवी के अधिकारियों से मुलाकात कर जल्द काम शुरू कराने की मांग की है। पेयजल लाइन बिछाने के लिए अप्रैल 2022 में जल संस्थान ने जाखन देवी मुख्य मार्ग समेत अन्य मार्गों पर भी खुदाई का काम किया था। पाइपलाइन डालने के बाद रास्तों को ठीक करने की जगह खस्ताहाल ही छोड़ दिया गया। 5 महीनों में लोनिवी ने भी आंखें फेर ली हैं। इसकी वजह से राहगीर अभी तक परेशानियों से जूझ रहे हैं। लोनिवी के इंद्रजीत बोस ने बताया कि जल संस्थान से रिपेयरिंग के लिए करीब 4.5 लाख रुपए तक धनराशि की मांग की गई थी। वहीं जल संस्थान के अरुण कुमार सोनी ने बताया कि तकरीबन 1.5 माह पहले 2,67,000 रुपए जाखन देवी मार्ग के लिए जारी कर दिए गए थे। बजट मिलने के बाद भी लोनिवी ने काम नहीं कराया। बता दें कि जाखन देवी मार्ग अल्मोड़ा, जागेश्वर, कोसी समेत अन्य जगहों के लिए जाने का मुख्य मार्ग है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों में काफी। वहीं सोमवार को लक्ष्मेश्वर वार्ड के सभासद अमित शाह और उनके साथी सभासद सौरभ वर्मा, महेश बिष्ट समेत अन्य लोग लोनिवी अधिकारी से मिले और जल्द सड़क को दुरुस्त कराने की मांग की। लोनिवी के अधिशासी अभियंता इंद्रजीत बोस का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं। 15 सितंबर के बाद इसका काम शुरू करा दिया जाएगा। वर्तमान में काम को बारिश की वजह से रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद राज्य लोक सेवा आयोग समूह गा की 23 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर 1 सप्ताह में जारी करेगा। इसके बाद अक्टूबर नवंबर में 3 से 4 भर्तियों के विज्ञापन जारी हो जाएंगे। दिसंबर जनवरी में परीक्षा भी करा दी जाएगी। राज्य लोक सेवा आयोग कराएगा करीब 7,000 पदों पर भर्ती परीक्षण। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने उम्मीदवारों से संयम बरतते हुए तय तिथियों के हिसाब से परीक्षा की तैयारी कराने की अपील की है। पिछले सप्ताह सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियां कराने की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को दी थी। इसके बाद 10 सितंबर को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आयोग अपनी परीक्षाओं को बाधित किए बिना अलग से इन 23 भर्तियों का काम करेगा। वहीं सोमवार को दोबारा बैठक हुई। बैठक के बाद आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि भर्तियों के लिए 1 सप्ताह के भीतर कैलेंडर जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अक्टूबर नवंबर में प्राथमिकता के आधार पर 3 से 4 भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी कर दी जाएंगी और दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक इनकी परीक्षाओं का आयोजन भी करा दिया जाएगा। बता दें कि सोमवार सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को जल्द कैलेंडर जारी करने के निर्देश दिए थे। वह 23 भर्तियों के लिए आयोग को ज्यादा मानव संसाधन की जरूरत होगी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि पर्याप्त मानव एवं वित्तीय संस्थानों के लिए शासन को अनुरोध पत्र भेज दिया गया है। हालांकि कैबिनेट की बैठक में 10 अनुसेवकों की आउटसोर्सिंग से भर्ती का निर्णय लिया जा चुका है। उत्तराखंड में आज भी मौसम बिगड़ा रहा।
4 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की, कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और बिजली गिरने की आशंका है। ऐसे में जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारी को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। नदियों, नालों के किनारे और भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कपकोट में 3 दिन से लगातार हो रही पुंसारी, बमसेरा, रुखाड़ी में व्यापक नुकसान हुआ है। बेसानी ग्राम पंचायत के पुंसारी तोक में बादल फटने जैसा मंजर दिखाई दे रहा है। पुंसारी प्राथमिक स्कूल और खेत खलियान मलबे से पट गए हैं। कुंजीगीर के सबसे रुखाड़ी में कई मकान खतरे की जद में आ गए हैं। एठाड़ा, रुखाड़ी, बमसेरा को जोड़ने वाली 2 पुलिया खतरे की जद में आ गई हैं। कपकोट में शनिवार की रात 107.5 मिमी और रविवार को 35 मिमी बारिश हुई थी। चोरसो बंगला ब्राह्मरी होम स्टे में खाना बनाने के दौरान गैस रिसाव होने से भीषण आग लग गई। आग से होम स्टे संचालक को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। चोरसो बंगला ब्राह्मरी होम सेट में सोमवार को दोपहर खाना बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसाव होने से आग लग गई। होमस्टे से धुआं आते देख आसपास के लोग और होमस्टे में रुके कृषि विभाग के कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। वहीं भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मालूम हो कि कुछ दिन पूर्व डीएम रीना जोशी ने ब्राह्मरी होमस्टे देखने चौरसा बंगलाधार गई थी। डीएम ने होमस्टे के संचालक चंद्रशेखर पांडे के कार्य की सराहना की थी। होमस्टे के संचालक पांडे ने बताया कि सोमवार को उनके यहां आजीविका मिशन और कृषि विभाग के 40 लोग पहुंचे थे। होमस्टे के कर्मचारी उनके लिए दिन का भोजन बना रहे थे। अचानक सिलेंडर से गैस रिसाव होने से होमस्टे और 3 हट्स में आग लग गई। पांडे ने बताया कि आग से 10 लाख रुपए की क्षति का अनुमान है। सूचना पर एसडीएम गरुण आर.के. पांडे, भाजपा के जिला अध्यक्ष रवि सिंह बिष्ट, एडवोकेट जैसी आर्य, दिनेश बिष्ट, महेश ठाकुर, पटवारी प्रकाश सिंह ने मौका मुआयना किया। इधर एसडीएम ने बताया कि आग से 5 लाख रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 300 पार पहुंच गया है। प्रतिदिन डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में इसके रोकथाम की चुनौती बनी हुई है। वहीं देहरादून और पौड़ी जिले में डेंगू के 10 मरीज मिले हैं। नवंबर तक डेंगू संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। अब तक प्रदेश जिलों में कुल 324 मरीज मिले। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना से ज्यादा डेंगू की रोकथाम की चुनौती है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू से बचाव व रोकथाम के लिए सभी जिलों को कड़ी निगरानी, लार्वा खत्म करने के लिए कीटनाशक छिड़काव व फॉगिंग के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से सभी जिलों से प्रतिदिन बचाव व रोकथाम संबंधित रिपोर्ट भी ली जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देहरादून जिले में 128, हरिद्वार में 117, पौड़ी में 54, टिहरी में 20, नैनीताल में 8 डेंगू के मामले सामने आए हैं। प्रभारी सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार का कहना है कि डेंगू से बचाव और रोकथाम की राज्य स्तर से निगरानी की जा रही है। सभी सीएमओ को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू प्रभावित क्षेत्रों में गहन निगरानी कर इलाज और जांच की जाए। ऋषिकेश में लंपी की बीमारी, गायों का मरने का आंकड़ा बढ़ाता जा रहा है। विभाग का दावा है कि अभी तक करीब 2100 गायों पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं 169 गाय बीमारी की चपेट में आ चुकी हैं। अब तक 4 संक्रमित गाय दम तोड़ चुकी हैं। कई गायों का उपचार अभी नहीं हो पाया है। एक पशुपालक महिला ने पशु चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। वहीं नेहरू ग्राम निवासी सीमा गोसाई ने बताया कि उनकी एक गाय 2 दिसंबर से लंपी की बीमारी से ग्रसित थी। वह राज्य के पशु चिकित्सालय में गाय के लिए दवाई के लिए गई। यहां उन्हें चिकित्सकों ने कोई दवाई नहीं दी। जब गाय ज्यादा बीमार हो गई तो उन्होंने डॉक्टर और फार्मासिस्ट को घर पर आकर गाय को इंजेक्शन लगाने की गुहार लगाई, लेकिन कोई मौका नहीं आया। पशुपालन विभाग के उच्च अधिकारियों को फोन करने के बाद 10 दिसंबर की शाम को राज्य के पशु चिकित्सालय से डॉक्टरों की टीम आई।
गाय को दवाई दी, टीका लगाया गया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सोमवार दोपहर को गाय ने दम तोड़ दिया। सीमा देवी गोसाई ने इसके लिए पशुपालन विभाग के डॉक्टर और फार्मासिस्ट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बताया कि यदि समय इलाज मिल जाता तो वह गाय नहीं मरती। 12 सितंबर को मैं देहरादून से दवाई लेकर आई। उसी दिन नेहरू ग्राम में गाय को दवाई देकर टीका भी लगाया। लंपी की बीमारी नियंत्रित करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। राजधानी देहरादून की सड़कों पर तेज ध्वनि वाली साइलेंसर गाड़ियों के साथ फर्राटा भरे दोपहिया वाहनों पर परिवहन विभाग नकेल कसने की तैयारी में है। आरटीओ प्रवर्तन ने ऐसे तमाम दोपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन कारोबारियों की भी जांच की जाएगी जो निर्धारित प्रावधानों के विपरीत गाड़ियों में ऐसे साइलेंसर लगा रहे हैं। राजधानी से लेकर देहात तक तमाम ऐसे दोपहिया वाहन सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं, जिनमें कंपनियों की ओर से लगाए गए साइलेंसर को निकालकर तेज ध्वनि वाले लाइसेंस लगाए गए हैं। अब ऐसे में तेज ध्वनि वाले लाइसेंसर का इस्तेमाल करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। आरटीओ प्रवर्तन सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि ऐसे वाहनों को चिन्हित किया जाएगा जो निर्धारित प्रावधानों के विपरीत लाइसेंसर लगाकर संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही उन कारोबारियों पर भी कार्रवाई होगी जो ऐसे लाइसेंसर बेच रहे हैं। 2 साल पूर्व परिवहन विभाग की ओर से तेज ध्वनि वाले लाइसेंसर लगाकर फर्राटा भर रहे वाहन स्वामियों पर कार्रवाई की गई थी। विभागीय अफसरों ने कई दुकानों पर भी छापा मारा था और ऐसे लाइसेंसरों को भी जब्त किया था, लेकिन अब फिर बड़ी संख्या में वाहन स्वामी, जिसमें खासकर युवा गाड़ियों में तेज ध्वनि वाले लाइसेंसर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर अब फिर से ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थम गई है। बीते 24 घंटे के भीतर प्रदेश के 4 जिलों में 20 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। वहीं सोमवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि 38 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी घट रही है। फिलहाल प्रदेश में 278 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि रविवार को प्रदेश में 269 सक्रिय मरीज थे। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक सोमवार को 1271 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं सामने आए 20 मामलों में देहरादून में 8, हरिद्वार और पौड़ी में 3 व नैनीताल में 6 संक्रमित मरीज शामिल हैं। वहीं अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, काशी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। साथ ही प्रदेश की रिकवरी दर 95.82% और संक्रमण दर 2.6 से घटकर 1.55% दर्ज की गई है। तीन दिन पहले लापता हुए 3 बच्चों की तलाश में जुटे परिवारों की आखिरी उम्मीद भी तब टूट गई जब सोमवार को तीनों के शव पौड़ी हाईवे के पास टूट गदेरे में बरामद हुए। 3 दिन से वे हर पल बच्चों के सही सलामत होने की प्रार्थना कर रहे थे। वहीं सुबह गदेरे में 3 शव मिलने की सूचना मिलते ही वे घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। बच्चों का चेहरा देखते ही वहां चीख पुकार मच गई। आर्यन और रौनक परिवार के इकलौते बेटे थे। गोविंद नगर निवासी वीरेंद्र ने बताया कि उनका बेटा आर्यन, वीरेंद्र और पड़ोस में रहने वाले उसके 2 साथी नमो, संजीव कुमार और रौनक पुत्र कृष्ण अच्छे दोस्त थे। तीनों स्कूल की ज्यादातर समय साथ में खेलते थे। आर्यन 9वीं, रौनक 6ठी और नमो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। तीनों अक्सर सुबह घूमने के लिए सिद्धबली जाते थे और कभी कभी स्कूटी भी ले जाते थे। तीनों 1 घंटे में ही लौटकर आ जाते थे। वहीं शुक्रवार सुबह वे 3 घंटे बाद भी नहीं लौटे तो परिजन चिंतित हो गए। बच्चों की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उनका पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस को बच्चों के लापता होने की सूचना दी गई। बच्चों की चिंता में तीनों घरों में शुक्रवार से चूल्हा नहीं जला था। वहीं सुबह तीनों के शव मिलने के बाद गोविंद नगर में मातम छा गया। छत विछत होने के कारण शव को घर नहीं लाया गया। परिजनों को गाड़ी घाट स्थित पोस्टमार्टम हाउस में ही अंतिम संस्कार करने के लिए बुलाया गया। बच्चों के चेहरे देख वहां चीख पुकार मच गई। वहीं गोविंद नगर की पार्षद कविता मित्तल, संजय मित्तल, प्रवेश रावत और अरविंद वर्मा ने बताया कि बच्चों के शव मिलने की सूचना इलाके में मातम पसर गया है। परिजन को घटना संदिग्ध मानकर चल रहे हैं। लोगों ने भी मामले में गहराई से जांच की मांग की है।
उत्तराखंड में टिहरी, पौड़ी और रुद्रप्रयाग जनपद के 6 युवाओं ने 5 दिन में 60 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर हिमालय क्षेत्र में नया ताल खोज निकाला है। अभी ताल को कोई नाम नहीं दिया गया है। युवा ट्रैकर गूगल अर्थ व पुराने नक्शों की मदद से ताल तक पहुंचे हैं, जो बहुत ही सुंदर व भव्य है। ये ताल 160 मीटर लंबा व 155 मीटर चौड़ा है। गोंडार गांव के अभिषेक पवार व आकाश पवार, गिरिया गांव के दीपक पवार, टिहरी बड़ियागढ़ के विनय नेगी व ललित मोहन लिंगवाल और खंडहार श्रीनगर के रावत ने बीते 27 सितंबर को गोंडार गांव से अपने ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की। रात्रि प्रवास के लिए मदेश्वर पहुंचे। अगले दिन 28 अगस्त को ये युवा मदेश्वर से आगे बढ़ेगा और 7 किलोमीटर की दूरी तय कर कंचनिखाल के कैंप स्थल पहुंचे। 29 अगस्त को बारिश के चलते उन्हें वहीं रात्रि प्रवास करना पड़ा। 30 को वे कंछाली ताल से होते हुए चौखंब प्रेशर स्थल पहुंचे और वहां से आगे निकलते हुए सूखा ताल के समीप अपना कैंप किया। युवाओं के अनुसार सूखा ताल समुद्र से 4350 मीटर की ऊंचाई पर है। दल 31 अगस्त को सूखे ताल से ग्लेशियर कैंप स्थल पहुंचे, जो समुद्र तल से 5100 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके बाद ट्रैकर 1 सितंबर को ग्लेशियर कैंप से आगे बढ़ते हुए लगभग 150 मीटर नीचे उतरे, जहां पर उन्हें ताल नजर आया। ये ताल समुद्र तल से 4870 मीटर की ऊंचाई पर है। ताल की ऊंचाई 160 मीटर, चौड़ाई 155 मीटर है। ताल के नामकरण को लेकर उस पूरे क्षेत्र का अध्ययन किया जाएगा, जो प्राचीन ताल व कुंड से सजा हुआ है। दल में शामिल अभिषेक पवार ने बताया कि अनाम ताल के चारों तरफ क्षेत्र में नदी, कुंड, कंछाली ताल, आश्ती ताल, मैना ताल है। टिहरी बड़ियागढ़ के विनय सिंह नेगी ने बीते वर्ष जून जुलाई में गूगल अर्थ में मदेश्वर, पांडवसेरा, नंदकुंडी, घिया व विनायक पास पनपतिया ट्रैकिंग सर्किट एक ताल को पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।